नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सभी का जीएस प्लैनेट ऑफिशियल परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज से हम अपने कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं और कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का वो बैकबोन है जहां से आप स्टार्ट करते हैं हर एक नंबर्स को पहचानना, हर एक डिजिट को पहचानना। तो आप समझिए हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कैसे भी स्टेट का हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर आप अपीयर करते हैं और मैथमेटिक्स अगर यानी कॉन्ट्स का सेक्शन अगर वहाँ है तो ये मान के चलना कि नंबर सिस्टम के 4-5 क्वेश्चन तो कंफर्म पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी मेंस देते हैं तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से, अकेले नंबर सिस्टम से कवर होते हैं। तो आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। जब कोर्स की शुरुआत कर ही रहे हैं तो आप ये जान लें कि किस लेवल पर हमारी ये स्टडी होगी, यानी मैथमेटिक्स का जो कोर्स होगा किस लेवल को कवर करने वाला है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमने कोई एलडीसी का फॉर्म भरा हुआ है या फिर एसएससी का भरा हुआ है या फिर कोई रेलवे का भरा हुआ है तो क्या ये एग्ज़ाम कवर होगा या फिर ये एग्ज़ाम कवर होगा, तो मैं सभी को सामूहिक आंसर कर देता हूँ इसका कि आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम भरो, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भरो या कोई प्राइवेट जॉब्स के लिए भरो, या फिर आप कोई भी ऐसा फॉर्म किसी विश्वविद्यालय की एंट्रेंस का अगर टेस्ट दे रहे हो, तब भी आपको सभी एग्जाम्स के लिए एक बार में ही कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा यहाँ। और कंप्लीट कोर्स का मतलब ये है कि आप किसी भी एग्जाम में अपीयर करेंगे तो आपको इसके बाद, आज के बाद, मतलब इस कोर्स को लेने के बाद आपको कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि आपने कुछ छोड़ा हुआ है। ठीक है, ये एकदम आप ये समझिए कि ए टू जेड बैच है। ए टू जेड बैच का मतलब आप समझिए यहाँ पे आप सीखना शुरू करेंगे। मैं ये मानते हुए शुरू करूँगा किसी भी कॉन्सेप्ट को कि आपने आज तक उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा ही नहीं, मतलब मैं आपको बिल्कुल एकदम ज़ीरो समझते हुए काम करूँगा। मुझे नहीं पता आपको कितना आता है कितना नहीं आता। जिसको बहुत अच्छा मैथ्स आता है वो भी आप अगर इस पर रुकेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखेगा तो उसको भी बहुत नई बातें सीखने को मिलेंगी। और जिसको बिल्कुल भी मैथ्स से अभी तक मैथ्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ उसको कि वो एक बार इसको सुनना शुरू करे। ठीक है, एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट से बातों को सुनना शुरू करें। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे, मेथड्स बनने लगेंगे तो अप्रोच अपने आप बन जाएगी। और जैसे अप्रोच बनेगी आपकी स्पीड पर भी काम होगा। स्पीड का मतलब आप ये समझिए कि पेपर का 40 to 50% हिस्सा हम पेपरलेस करेंगे, यानी पेन और पेपर की आवश्यकता ही नहीं समझेंगे। तो उस लेवल पर पहुंचने के लिए हमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम करना है। तो उन बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम करते हुए हम शुरू करते हैं आज नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की हेडिंग लगाइए, पेन और पेपर जरूर लेके बैठिए, क्योंकि बिना पेन एंड पेपर के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे मैथ्स में। जब शुरुआत करते हैं, मेरा मतलब जब आप शुरुआत करते हैं तो एक बार प्रैक्टिस की आवश्यकता जरूर पड़ती है। अगर आप लेट कर ये वीडियो देख रहे हैं, सोते हुए, खाते हुए अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको एंटरटेन कर सकता है, एंटरटेन के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ें, जब भी जाए, 15 मिनट देखें, 20 मिनट देखें, जब भी आप पढ़ने का मन हो तो जरूर पेन एंड पेपर लेके ही बैठें, ताकि आपको मजा आएगा और वो चीज़ दोबारा आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आज से नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का आप हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले पन्ने पे। एक नई कॉपी बढ़िया सी आप ले लीजिए और उसमें आप हेडिंग लगा लीजिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को शुरू कर रहे हैं हम। नंबर सिस्टम को आप हिंदी में बोलेंगे संख्या पद्धति। क्या बोलेंगे भैया? संख्या पद्धति। देखिए, ये तो मैंने हिंदी और इंग्लिश बता दिया। ठीक है, संख्या पद्धति मतलब क्या होगा? इस बात का मतलब सिंपल इतना ही है। सिस्टम का मतलब आप बहुत बढ़िया से जानते हैं। सिस्टम का मतलब होता है कि आप किसी भी सिस्टम मतलब किसी भी चीज़ का जो भी एक सुव्यवस्थित, यानी आप उसको बेटर वे में प्रेजेंट कर सकें, उसी चीज़ को आप सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर्स का अगर सिस्टम की बात करोगे तो नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा एक बेटर वे में। ठीक है, तो जो नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है, वेयर वी रिप्रेजेंट द नंबर्स कॉल्ड नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे? देखिए, वैसे तो सिस्टम जो होता है नंबर्स का वो बाइनरी भी हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है वो 0 और 1 पे ही चलता है। बाइनरी की भाषा ही
समझता है वो मैक्सिमम। तो बाइनरी का मतलब हम अब 0 और 1 में हम तो डील नहीं कर सकते ना। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि मान लो कि या तो 0 में लिखें कोई भी संख्या को, या फिर 1 में लिखे, तो ये संभव नहीं हो सकता हमारे डे टू डे लाइफ में। हम यहाँ पर डेसिमल सिस्टम का यूज़ करते हैं, और डेसिमल सिस्टम से ही हमारे यहाँ कॉन्ट्स की हम शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्स का जो चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, हम उसमें हम यहाँ शुरू करेंगे डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम का मतलब दशमलव प्रणाली। आप ये चीज़ें जरूर जाने कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्सों को तो यही नहीं पता होता है कि हम पढ़ने वाले क्या है नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ें ताकि हमें पता चले कि एग्ज़ाम में कोई भी नई बात नहीं पूछी जाए हमसे। तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी था कि आपने नंबर सिस्टम के थ्रू, यानी नंबर सिस्टम जो पढ़ रहे थे चैप्टर, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं। और डेसिमल सिस्टम का हिंदी में हम लिख सकते हैं इसको दशमलव पद्धति या दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली या पद्धति एक ही बात है। ठीक है, तो दशमलव नाम से ही पता चल रहा है आपको। नाम से क्या पता चल रहा है आपको कि आप यहाँ पर 10 अंकों की, यानी 10 डिजिट्स की बात करने वाले हैं। कितने डिजिट्स की बात करोगे आप? 10 डिजिट्स। यानी आप जो यहाँ डेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हो वहाँ पे आपके पास 10 डिजिट्स होंगे। कितने डिजिट्स होंगे भैया? 10। 10 का मतलब आपके डिजिट 10 होंगे। और ये 10 कौन कौन से होंगे वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। 10 डिजिट में आप शुरू करेंगे 0 से लेकर 9 तक, यानी 0 से लेकर 9, बस यही डिजिट है। इनसे ही कोई संख्या बनेगी, और इनसे जो संख्या बनेगी उसी की कैलकुलेशंस आपको थ्रू आउट कोर्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़िए आप, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये आपके हो गए डिजिट्स। तो देखिए, मैं रिपीट करता हुआ इसलिए चलूंगा क्योंकि ये चैप्टर आप बार बार रिपीट नहीं करते होंगे। ठीक है, और नहीं करते होंगे तो इसका मतलब इसकी आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ती है रोज रोज पढ़ने की। अब चूंकि ये आपके पेपर, यानी ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है, तो उस लिहाज से आपको इसको याद रखना भी जरूरी है ताकि आप इसको अच्छे से कवर कर सकें, इसके सारे क्वेश्चंस आप पढ़कर सोल्व कर सकें। तो नंबर सिस्टम में हमने कहा कि डेसिमल सिस्टम ही पढ़ेंगे हम, सिर्फ डेसिमल। अच्छा, बाइनरी, ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये और भी तो सिस्टम होते हैं, बट ठीक है, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ दशमलव प्रणाली पढ़नी है। तो दशमलव प्रणाली में भी कितना पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 10 डिजिट्स, 0 to 9। देखिए कितना सिंपल है, 0 to 9 ही पढ़ना है और उसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है हमें। तो अब यहां समझिए आप, 0 to 9 की अगर मैं बात करूं तो 0 to 9 हमने जो डिजिट्स बताए हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए आपने लिख लिए। अब इनसे अगर मैं कोई भी एक नंबर बनाता हूं, अगर मैं इनसे कोई भी एक नंबर बना लेता हूं, ठीक है, नंबर मतलब होगा संख्या। देखिए आपको ये पता ही होगा डिजिट को अगर आप हिंदी में लिखते हैं डिजिट, तो डिजिट को आप लिखेंगे, एक बार मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। डिजिट को आप लिखेंगे, यहां पर मैं दोबारा लिख रहा हूं डिजिट को आप कहते हैं अंक। डिजिट को कहते हैं अंक, नंबर को कहते हैं हम संख्या। क्या कहते हैं? संख्या। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश में कोई फर्क नहीं है। आप सिर्फ इतना से समझिए कि डिजिट होंगे अंक और नंबर होगी संख्या। मतलब इनसे 0 to 9 से ही हम कोई एक नंबर का कंस्ट्रक्शन करेंगे और एक नंबर का निर्माण करेंगे। जैसे मैं मान लेता हूं कि आपने एक नंबर बनाया 4, 6, 7, 8। आपने एक नंबर बना लिया 4, 6, 7, 8। अब इस 4, 6, 7, 8 में आपने 4 डिजिट्स का यूज किया है। कितने डिजिट्स का यूज किया है? 4 डिजिट्स। कौन से? 4, 6, 7, 8। अब आपको ये पढ़ना है कि अगर आपने डिजिट बना लिए कितने? 0 to 9, और अब आपने उन डिजिट्स का यूज करते हुए एक संख्या का निर्माण कर लिया, और वो संख्या कौन सी है? 4678। अब इसमें से कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। वो क्या क्या पूछा जा सकता है वो देखिए। आपने अगर ये आपने नंबर बना लिया है, तो अब देखिए इसमें मैं आपको जो बात दिखाना चाहता हूं वो देखिए। यहां पर आप इस नंबर से 2 बातें निकाल सकते हैं। एक तो होगा आपका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकीय मान।
अंकीय मान। आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये क्लास 3-4 का सिलेबस रहा होगा और मेरे ख्याल से उससे भी पहले ही कहीं ना कहीं क्लास 2 में आ गया हो, क्या पता। लेकिन बात समझिए, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और आपने कभी पढ़ा नहीं, तो जिन लोगों ने आज से ही शुरुआत किया है गणित पढ़ना, तो उनको भी साथ लेते हुए चलना है। और जिन लोगों का बहुत एडवांस स्तर पर है गणित, तो वो रुके जाइए और देखते जाइए जब हम रिमाइंडर थ्योरम शुरू करेंगे या यूनिट डिजिट्स के अच्छे कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। अच्छा ये भी है, लेकिन वहाँ पर जब हम थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएंगे तो उस समय उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट अब हम अगर पहली क्लास शुरू कर रहे हैं तो हम सबको साथ लेंगे, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। चलिए, तो सबका विकास करने के लिए अगली बात पढ़ लेते हैं हम, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान और अंकीय मान, ये दो बातें हमने पढ़नी है। तो देखिए होगा क्या, जैसे आपके पास कुछ डिजिट्स हैं, ठीक है, 4, 6, 7, 8 ये डिजिट्स हैं, तो इन डिजिट्स का या तो कोई स्थान होगा या फिर इनका अंक, जो अंक दिख रहा है वो अंक होगा। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि यार यहाँ पर जो 4 डिजिट है, या तो इनके अंकीय मान पता करने हो सकते हैं हमें, या फिर हमें इनके स्थानीय मान पता करने हो सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अब इनका दोनों का दोनों बातें देखने के लिए हम मान लो अगर यहाँ पे मैं फेस वैल्यू देखने लगूं, तो फेस वैल्यू ऑफ 8, यानी आपने क्या जानने की कोशिश करी है, 8 का अंकीय मान। आप इसको खुद लिख लेना, 8 का अंकीय मान, और वो क्या होगा भैया, 8 ही होगा। आपको ये बताना, जब अंकीय मान की बात आए तो जो डिजिट दिख रहा है बस उतना ही है, ठीक है। अगर मैं मान लो सेम बात, सेम वाली बात, ये यहाँ पर अगला जो डिजिट है ये 7, इसके लिए बात करना चाहूँ तो ये कितना होगा, 7। यानी अगर मुझे 7 का अंकीय मान पता करना हो, फेस वैल्यू ऑफ 7 पता करनी हो, तो मैं क्या बताऊंगा, 7। एग्जैक्ट वो का वो ही डिजिट जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अभी चलिए दो अगला भी मैं बात कर लेता हूं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो ताकि यहां से। तो अगला ये है कि अगर 6 का मुझे अंकीय मान बताना है तो 6, और अगर आपको 4 का अंकीय मान बताना है तो कितना करेंगे आप, 4 कर देंगे, ठीक है। यही बात अगर आप प्लेस वैल्यू में सीखना चाहते हैं, अगर आप प्लेस वैल्यू में सीखना चाहते हैं तो प्लेस वैल्यू में कैसे सीखेंगे, देखिए प्लेस वैल्यू में ऐसे सीखेंगे आप, प्लेस वैल्यू में ऐसे सीखेंगे कि अगर मान लो 8 का प्लेस वैल्यू पता करना हो, प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो कितना आएगी, 8 ही आएगी। यानी स्थानीय मान 8 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 8, ठीक है। और इसी तरीके से 7 का स्थानीय मान कितना होगा बताइए। तो इस बार आप अंकीय मान वाला हिसाब किताब नहीं लगा सकते, आप यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे। और वो चेंज क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर 7 का पूछा जा रहा है तो आप इसको करेंगे 70। वो क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए मैं अगर आपको ये वाली बात बताऊं, यहाँ पर एक बार थोड़ा सा इस बात को देखना कि इस वाले नंबर को मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, 4000 प्लस 600, सॉरी 600 तो 600 के बाद में 70 प्लस 8। तो अब आप देखिए यहां पर 8 तो 80 है, लेकिन 7 का स्थान कौन सा है, 70वां स्थान है, 10th प्लेस पे है वो, ठीक है। तो जब 10th प्लेस पे है तो उसका मतलब कितना आएगा, एक जीरो लगाते जाना है। अब यहाँ 6 है तो 6 के बाद दो डिजिट है तो 2 जीरो लगेंगी यहाँ पर। अगली बात आप क्या करने वाले हैं वो ये देखिए, तो अगली बात आप करेंगे है यहाँ से प्लेस वैल्यू ऑफ 7 के बाद 6, और ये आएगा आपका 600। और अगला जो आने वाला है 4 की अगर हम बात करें तो 4 का आ जाएगा 4000। तो अब आपको यहां से दो बातें पता चली। देखिए एक 2018 का अगर आपके पास टैक्स असिस्टेंट का पेपर आपने देखा हो, जहां 100 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं उस पेपर में, ठीक है। तो आप उस पेपर में अगर आप देखिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही किसी संख्या में से आपने उसमें ये पूछ लिया गया कि मान लो यही नंबर है, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है उस सवाल का, लेकिन वहां पर स्थानीय मान पूछ लिया गया। तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन किसी भी बड़े एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। आप ये बिल्कुल निष्फिक्र होकर नहीं बैठे कि नहीं इतनी छोटी बात कब एग्जाम में आने वाली है,
क्यों करे जा रहे हैं, तो मैं ये इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से अब देखिए क्वेश्चनों की फॉर्म मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो आपसे यहाँ क्वेश्चनों की फॉर्म ये पूछे कि 6 के स्थानीय मान तथा अंकीय मान, है ना, 6 के स्थानीय मान तथा अंकीय मान का औसत क्या है। अब आप खुद देखिए, आपको जरूर 10-12 सेकंड का काम करवा लिया है उसने। क्या क्या करवाया है कि पहले तो आपने 6 का अंकीय मान पता करना था जो 6 ही होता है, ठीक है, और इसी संख्या से आपने 6 का स्थानीय मान देखा तो 600, तो 600 में से 6 घटाओगे 594, और 594 में 2 का भाग देकर एवरेज पता करोगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे डेवलप कर सकते हैं और भी अच्छे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकते हैं। बस बेसिक यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या के स्थानीय मान कैसे पता करते हैं और अंकीय मान कैसे पता करते हैं। फिलहाल अगर ये बात आपको कंफर्म समझ आ गई है तो आप इसको आप अच्छे से या तो स्क्रीनशॉट ले या फिर लिख ले, बाकी आपको रिटर्न नोट्स मिल ही जाएंगे। तो अगर ये हो चुका है तो अब आगे चलते हैं, हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे। देखिए नंबर्स को आपने जान लिया, लेकिन आप इतना और जान लीजिए कि अंक किसी भी संख्या को बनाने के लिए अंकों की आवश्यकता होती है। तो मैं एक बार आपको ये पूछ लेता हूं थोड़ा सा जानकारी के लिए। आप मुझे बताइए कि एक मेरे पास अंक या फिर ये संख्या, बताइए ये संख्या है या अंक है। आप इसको कंफर्म करिए कि 7 ये नंबर है या डिजिट है। तो आप बोलेंगे कि ये डिजिट है और आप बोलेंगे ये संख्या है। तो दोनों है क्या? बिल्कुल ये दोनों है, ये नंबर भी है, ठीक है, और ये संख्या दोनों है। ये नंबर और संख्या कैसे है? क्योंकि ये 7 हो 1 से, मतलब आपने ये देखो 0 से 0 to 9, 0 to जो 9 होगा, ठीक है, ये आपके पास सिंगल डिजिट यानी एक अंक की संख्याएं भी होंगी और एक अंक अगर है तो उसको आप अंक भी कह सकते हैं। मतलब बात समझना कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या शुरू होती है कहां से? 10 से, ठीक। तो इसी बात को आप समझते हुए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो होगी 99। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अंकों का यूज होता है किसमें? संख्याओं में। और इसी तरीके से आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो मैं इन बातों को थोड़ा सा आपको लिख के समझाना चाहता हूं। देखिए सबसे पहले यहां से आप इन बातों को लिख भी सकते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 10, ठीक है। ये याद रहेगा आपको, बहुत सिंपल है, एक बार में याद रह जाएंगी ये चीजें। अब इसी तरीके से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? 99। अब मैं आपको ये इसलिए लिख के दिया हूं यहां पर क्योंकि अब मैं सब कुछ नहीं लिखने वाला हूं, लेकिन यहां से क्वेश्चनों का एक कॉन्सेप्ट तैयार होता है। अगर आप याद हो, कुछ पहले 1-2 साल पहले कुछ एग्जाम्स हुए हैं जिनमें ये बार बार पूछा जा रहा था कि बताइए 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, या 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या बड़ी से बड़ी। उनका कुछ भी आपसे, कभी एवरेज पूछता है, कभी आपसे कुछ और पूछता है। तो इन चीज़ों को आप पता है कंफ्यूजन कहाँ से शुरू होता है? कंफ्यूजन ये होता है शुरू कि अब मैं जिसने पढ़ रखा है उसके लिए बेहद सिंपल है, जिसने नहीं पढ़ा है वो फिर कभी प्राकृतिक को अभाज्य समझेगा, अभाज्य को प्राकृतिक समझेगा। आज हम इन सभी बातों को जानते हुए चलेंगे, लेकिन एक बार मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए ये बताता हूँ कि 0 से 9 के बाद में, यानी वो तो सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट कहाँ से? मतलब एक एक अंक की संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो आपने 10 डिजिट यूज ही करने हैं। अब इन्हीं के यूज करने से आपको आगे संख्या बनानी है। तो इनको अगर इनमें से कोई भी 2 डिजिट यूज करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप 1 और 0 से शुरू करते हैं, जो कि 10 बनता है, ठीक है। इसीलिए जब लास्ट में आप पहुंचते हैं 2 अंकों पे तो 99, उसके बाद 3 अंकों की आवश्यकता हो जाती है। 2 बार 0 लगा देते हैं आप 100 में, अगर आपको पता हो तो इसी तरीके से फिर वापस 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी बनेगी? 999, यानी
999 ये बनेगा। तो ये क्रम चलता रहेगा। अगर उससे जस्ट अगली, अब देखिए जहां पर एंड हो रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का, तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो 3 अंकों वाली संख्या शुरू हो जाएगी। बस यहां पर इतनी ही बात समझनी थी। बाकी की बातें इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। बाकी की बातें हम कुछ प्राइम नंबर्स में रिलेट करके बताएंगे आपको। तो अभी के लिए आप चलिए, ये वाली बात आपको पता चली। अब इसके बाद एक अगली बात हमें समझना है। वो क्या समझना है? देखिए, हम कभी भी कोई संख्या का निर्माण करते हैं तो कुछ अंकों की आपको आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो अंकों की आवश्यकता का मतलब, जैसे मैं आपको एक छोटा सा बेसिक और समझा दूं। यहाँ मान लो आपके पास एक संख्या है 23475 और आपसे मैं पूछता हूं कि इस संख्या में कितने डिजिट्स हैं। तो आप बताएंगे सर जी इस संख्या में आपके पास डिजिट है 1 2 3 4 और ये 5। कितने अंक हैं? कितने अंक है? 5 अंक। 5 अंक है टोटल। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको यही संख्या ऐसे लिख दूं 23.475, तो अब बताइए इसमें कितने अंक होंगे। तो अब इसमें कितने अंक होंगे ये अगर आपको पता करना हो तो कैसे बताएंगे, मैं आपको बता देता हूं ये वाली बात। दशमलव के बाद में जितने भी डिजिट्स हैं उनको काउंट मत करिए और आप इसको 2 अंकों वाली संख्या ही समझिए। क्या समझना है? 2 अंकों वाली संख्या। ठीक है, इसमें अंकों का यूज भले ही आपको लग रहा होगा ज्यादा, लेकिन आप ये समझिए कि क्या ये 3 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या 100, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100, क्या ये उससे बड़ी है? नहीं है। तो फिर ये 2 ही अंकों की संख्या है। आप जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास और ये पूछे बताइए इसमें कितने अंक हैं, इस संख्या में कितने अंक है, तो आप दशमलव का हमेशा ध्यान रखिए। दशमलव के बाद में आने वाले डिजिट्स को आप डिजिट्स काउंट मत करिए, दशमलव से पहले वाले जो अंक हैं उन्हीं को बताइए। ठीक है, तो ये वाली बात भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थी। मुझे ये लगता है कि आपको ये बताना चाहिए था। आज जाना है आपने तो बहुत अच्छी बात, पहले से आता था और भी अच्छी बात। ठीक है, अब हम आगे शुरू करते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ये तो थी बात हमें नंबर सिस्टम को शुरू करने की, जिसमें हमने नंबर सिस्टम को जाना कि नंबर सिस्टम में कुछ कितने अंक होते हैं, अंकों से संख्या कैसे बनती है, और संख्याओं के अंकीय मान और स्थानीय मान, वहां से कई बार क्वेश्चन आता है तो वो मैंने डिस्कस कर लिया है। चलिए अब शुरू करते हैं हम क्लासिफिकेशन। तो आप हेडिंग लगाइए क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर का मतलब संख्या। ठीक है, तो संख्याओं का वर्गीकरण, हेडिंग आपने लगा ली होगी। संख्याओं 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 का वर्गीकरण। क्या हो गया? ठीक है, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। जब आपको ये पता है कि संख्याओं का वर्गीकरण करना है तो इसका मतलब संख्याओं को बांटकर पढ़ना है। अलग अलग टाइप की कुछ संख्याएं रही होंगी तो उनको हमें पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं संख्याओं का वर्गीकरण जो हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे कहां से? देखिए, हम उसको शुरू करेंगे हम इसको 2 तरीके से शुरू करेंगे। और वो 2 कौन कौन सी चीजें हैं वो समझिए आप। वो हैं आपके पास, एक तो है आपके पास रियल नंबर और एक है आपके पास इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को आज यहाँ से समझना शुरू कर देंगे हम, और इस बात को समझना। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, और वो बात क्या है वो समझिए आप सबसे पहले, कि अगर आप इन दोनों संख्याओं को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको ये बात जरूर समझनी पड़ेगी, और इस बात को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सम्मिश्रित संख्या। ठीक है, और इसके 2 ही पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं वो देखिए आप। ठीक है, इनके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? देखिए, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, हेडिंग लगा सकते हैं आप ऐसे,
कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होगा आप जानिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होगा आपके पास देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो है एक सम्मिश्रित संख्या। सम्मिश्रित संख्या का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया है, आपने कुछ संख्या थी वो मिश्रित कर दी हैं और अब उन संख्याओं का आपने क्लासिफिकेशन करके पढ़ना है। तो मतलब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कह सकता हूँ आपको यहाँ पर कि कुछ सम्मिश्रित संख्याएं होती हैं और इनकी फॉर्म क्या होती है वो देखिए एक बार। फॉर्म इनकी होती है जैसे a प्लस बी आई। अब ये आई क्या है मैं समझाऊंगा, आप अभी के लिए इसको रख लो। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से, एक तो रियल नंबर, एक तो पढ़ना है आपको रियल नंबर, और एक पढ़ना है आपको इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होगा देखिए, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और दूसरा है आपके पास काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर को हम कह सकते हैं काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। काल्पनिक संख्याओं को आप ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा क्या मैं तो ये कहता हूँ ये सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं, बट फिर भी एक छोटा सा बेसिक जो आपको चाहिए वो मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। और वो बेसिक ये है कि आप इसको ऐसे मानते हैं कि जो संख्या ऐसी हो जिसने आप जो आपको कभी मिली नहीं हो, मतलब आप ये समझिए कि मान लो मैं आई एक काल्पनिक संख्या मान लेता हूँ और इसका स्क्वायर करूँ तो मुझे मिल जाए -1, जो आपको कभी नहीं मिलेगा। यानी आई स्क्वायर बराबर -1 है तो आई बराबर क्या होगा, √(-1), और आई का मतलब क्या होगा, आई का मतलब होगा आयोटा, आयोटा के नाम से इसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप समझिए आई को आप काल्पनिक संख्या मानेंगे, जहां भी आई लिखा हुआ आ जाए वहां हम ये समझेंगे कि ये एक काल्पनिक संख्या है। और अगर ये काल्पनिक संख्या है तो इसका हमारे यहाँ पर कोई खास यूज नहीं है हमारे इस सिलेबस में, बट फिर भी आप इतना समझिए कि आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1 होता है। अगर आपका आई स्क्वायर बराबर -1 आ जाए तो आप समझिए कि ये एक काल्पनिक संख्या की बात कर रहे हैं हम, जो कि वाकई में है नहीं। अब हमें पढ़ना है रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो आप ये समझिए ऐसे नंबर विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, यानी ये कहते हैं विच आर, जो ऐसे नंबर विच आर डिनोटेड ऑन, या आप ये कह सकते हैं विच आर ऑन नंबर लाइन, विच आर ऑन नंबर लाइन। बस मैं आपको इतना ही बात समझाना चाहता हूँ कि इस नंबर लाइन पर, ये अगर मान लो नंबर लाइन है आपकी, ये 0 है, 1 2, ये तो आपने पता ही होगा आपको क्या कर रहे हैं हम, और ऐसे ही चलते हुए ये मान लो इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इस तरफ -1 -2, और ऐसे ही चलते हुए माइनस इनफाइनाइट पर जा रहा है। तो ये जो नंबर लाइन है इस पर आपको कहीं पर कोई भी पॉइंट हो, जैसे मान लीजिए आपके पास ये वाला, ये कहीं पर भी, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, कहीं पर कुछ भी 2.5 हो, 5 हो, ठीक है, ऐसे ही मान लो यहाँ जाकर 4.6 हो, 4.245 हो, या फिर 4 हो, है ना, ये सारी की सारी क्या होती है, रियल नंबर होती है, यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ऐसे नंबर जो नंबर लाइन के ऊपर हों, ठीक है, जो नंबर लाइन के ऊपर आते हों, उन सबको हम रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब आपको सिर्फ काल्पनिक संख्या के बारे में जानना था, ठीक है, तो काल्पनिक संख्याओं के बारे में ज़्यादा चीज़ें हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। जब हम कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज लेंगे तो उस समय मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको करवा सकता हूँ, ठीक है। हालांकि ये कोई सिलेबस का हिस्सा नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चंस एग्जाम में आ भी नहीं रहे, तो इसको इसलिए हम छोड़ रहे हैं, आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल आप भी छोड़ सकते हैं निश्चिंत होकर। आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए रियल नंबर पर। तो रियल नंबर आप क्या करेंगे, रियल नंबर आपने जान लिया कि सभी ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पर
हो उनको हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, अगर जब आपको पता है कि रियल नंबर किसको कहते हैं, तो अब आप एक बार रियल नंबर का क्लासिफिकेशन समझिए। तो मैं रियल नंबर का अगर क्लासिफिकेशन समझूं, तो रियल नंबर का क्लासिफिकेशन क्या है वो देखिए आप। ठीक है, तो रियल नंबर का क्लासिफिकेशन ये है कि आप रियल नंबर को दो तरीके से बांट सकते हैं। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याओं को आप दो तरीके से बांट सकते हैं, और वो दो कौन कौन से तरीके हैं? वो है एक तो दशमलव यानी डेसिमल नंबर्स, डेसिमल डेसिमल नंबर, ठीक है, और दूसरे कौन से नंबर? इंटीजर, इंटीजर। तो आप समझिए इंटीजर नंबर और डेसिमल नंबर्स में फर्क क्या है, पहले तो ये समझिए। डेसिमल को हिंदी में आप जानते हो दशमलव संख्याएं बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? दशमलव, दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्या, ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ। ठीक है, आप भी प्रॉपर ऐसे ही नोट्स बनाइए अगर आप पेन कॉपी ले रखे हैं तो। और इंटीजर को कहते हैं हम पूर्णांक, क्या कहते हैं? पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो आप समझिए कि अगर हमने दशमलव लिखा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संख्याओं में दशमलव लगेगा, और दशमलव अगर लगेगा तो इसका मतलब क्या है कि संख्या पूरे पूरे अंक नहीं है। पूर्णांक से जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं पूरा पूरा अंक, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे। दशमलव में जैसे 2.5 हुआ, 0.5 हुआ, ऐसा। तो इनको हम दशमलव संख्याएं कहते हैं। तो अब मैं एक थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आपको यहाँ करके दिखाता हूँ जिसमें दशमलव संख्याएं होंगी। तो देखिए दशमलव संख्याएं अलग अलग तरीके की दशमलव संख्याएं हो सकती हैं। मैं एक आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि कौन कौन से दशमलव हो सकते हैं। तो आपके पास एक ऐसा दशमलव हो सकता है जो जैसे मान लो 0.5 हुआ, ठीक है, 0.5 हुआ, या फिर 0.25 हुआ, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। एक आपके पास हो सकता है ऐसा हो कि जैसे 0.333 ऐसे चलता हो, या फिर ऐसा हो सकता है 0.121212 और ऐसे चलता रहे। ठीक है, और एक तीसरा आपके पास डेसिमल जो हो सकता है वो हो सकता है आपका ऐसा कि जैसे मान लो आपके पास 2.375859872 और ऐसे चले ही जा रहा है, कुछ भी पता ही नहीं है आगे क्या चल रहा है। तो आपने अभी पढ़ा दशमलव तीन तरीके के हो सकते हैं। पूर्णांक का तो आप जानते हो कि पूरे पूरे अंक होते हैं, वो तो आप जानते ही हो, 0 से स्टार्ट होके अनंत तक या माइनस में भी जा सकते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। पहले एक बार दशमलव संख्या पढ़ते हैं। दशमलव संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो दशमलव संख्या में हमने तीन पैटर्न बनाए हैं आपके सामने। जो तीन पैटर्न है आपके पास 0.5, 0.25, 0.333, 0.121212 इस टाइप से। और यहाँ पर एक तीसरा टाइप जो हमने बताया वो है जैसे 2.375859 इसका कोई पैटर्न नहीं है, ये कुछ भी ऐसे आगे आगे चलता जा रहा है। ठीक है, तो आपने तीन तरीके के डेसिमल्स पढ़े हैं। अब तीनों तरीके के डेसिमल्स अगर आपने पढ़ लिए तो अब आपको ये भी पढ़ना जरूरी है कि अब इन तीनों डेसिमल्स को क्या कहते हैं। तो हम कहते हैं, इस वाले को नाम याद रखने की कोशिश करना, याद रहे ना रहे, लेकिन आपको एप्लीकेशंस तो मैं कंफर्म याद करा दूंगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन कैसे हिट करना है एग्जाम में वो तो हमारा बहुत छोटा काम है। ठीक है, अब अगर ये थ्योरी अगर आप ये सीख जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा इसलिए होगा क्योंकि आपको नॉलेज अच्छी हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप अब यहाँ लिखिए, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग नंबर्स यानी शांत एकदम। ठीक है, अब देखिए टर्मिनेटिंग नंबर को जो कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऐसे लिखो इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर कोई हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है, मतलब मैक्सिमम हिंदी माध्यम के ही होंगे भारत में, मैं उनको ये कहता हूं कि आप शब्दों पे मत जाइए, शब्द क्या लिखा है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको ये समझना है कि ऐसा दशमलव होता है कि नहीं होता, बस इतना समझना है। और इसको आज नहीं पता था तो आज से बोलना शुरू कर दीजिए कि ये है एक आपका टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि टर्मिनेट किया गया है। इसके देखिए दशमलव के बाद में एक डिजिट है या दो डिजिट है, या हो सकता है 3 डिजिट हो सकता है 5 डिजिट हो सकता है 6 डिजिट हो, लेकिन कभी ना कभी वो डेसिमल्स का अंत जरूर हो जाएगा। यानी आगे डेसिमल के बाद में अंकों का अंत जरूर हो जाएगा, यानी भाग पूरा पूरा जरूर चला जाएगा,
कहीं ना कहीं जाके। जैसे अभी आपके पास 0.5 है तो ये क्या रहा होगा, ये 1 में जैसे 2 का भाग दिया गया होगा, ठीक है। अब 0.25 क्या रहा होगा, ये 1 में 4 का भाग दिया गया होगा, तब ये आया होगा। तो इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पर डेसिमल जो है वो टर्मिनेट किए जा सकते हैं। टर्मिनेट किए जाने का मतलब हटाए जा सकते हैं। जब भी किसी चीज़ को हटाया जाता है तो उसको कहा जाता है टर्मिनेट करना। जैसे मान लो अगर आपको किसी की कहीं से हटा दिया जाए, आप कहीं जॉब कर रहे हैं मान लो, और आपको वहाँ से परमानेंट हटा दिया जाए, मतलब दोबारा ज्वाइन ही नहीं कर सके, तो उसको कहा जाता है टर्मिनेट। तो टर्मिनेट का मतलब यहाँ से डिजिट्स का टर्मिनेशन। लेकिन ये वाला क्या है, यहाँ पर ये बार बार आया जा रहा है, लेकिन इसको भी एक लिखने का तरीका है। यानी आप अगर इस पॉइंट के बाद में 3 3 आ रहा है तो आप इसको क्या कहते हो कि यहाँ पर ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन टर्मिनेट तो नहीं हो रहा ना ये, तो इसको आप क्या कहेंगे कि आप इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जिसको टर्मिनेट नहीं किया गया है या नहीं किया जाता, ठीक है, टर्मिनेट हो ही नहीं रहा। डिजिट आए जा रहे हैं बार बार पॉइंट के बाद में, जैसे 333 ऐसे आया है, ठीक है, ये जैसे 0.121212 ये आया जा रहा है, ठीक है। अब बात समझना, डेसिमल के बाद में कुछ भी डिजिट आए जा रहा है मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है। पहली बात ये हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बट अब यहां पर दूसरी बात शुरू हो जाती है, बट यहां पर दूसरी बात क्या शुरू हो जाती है, वो ये है कि 3 का रिपीटेशन है। यहां पर 1 2 1 2 1 2 का रिपीटेशन है, या ऐसे ही कोई ना कोई पैटर्न का एक रिपीटेशन है, तो इसलिए इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो आपने ये पता कर लिया होगा यहां से कि आपके पास 2 टाइप के डेसिमल्स आपने पढ़ लिए। पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है, रिपीट कुछ नहीं, टर्मिनेट हो गया तो रिपीट कहां से होगा भाई। लेकिन यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग है इसलिए ये रिपीट भी कर रहा है, ठीक है। अब या तो रिपीट करेगा या फिर रिपीट नहीं करेगा। अब जो तीसरा टाइप है ये वाला जो टाइप है, तो इस टाइप को हम पढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। पहली बात तो ये डिजिट आया जा रहा है, ये मान नहीं रहा, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये आपका ये। अब नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ ये नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, कोई भी यहां पर पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। नॉन रिपीटिंग, ये ना तो टर्मिनेट किया जा सकता और ना ही रिपीट किया जा सकता। तो इस तरीके से आपने ये वाली बात और समझ ली है। कौन कौन सी, कि आपने रियल नंबर को जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने रियल नंबर को बोला कि ये नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है, यानी इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस के इनफाइनाइट से लेकर और प्रॉपर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक सभी नंबरों को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर में माइनस इनफाइनाइट टू प्लस के इनफाइनाइट तक सभी नंबर्स आते हैं जो नंबर लाइन पर होते हैं। कैसे नंबर हो सकते हैं, या तो दशमलव में हो सकते हैं या फिर इंटीजर में हो सकते हैं, यानी पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं। तो दशमलव में होंगे तो ये 3 ही तरीके के होंगे। अब देखिए यहां से अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है। इनको हम आवर्त दशमलव कहते हैं और इनको अनावर्त दशमलव संख्या कहते हैं। नामों में कुछ नहीं रखा भाई, अगर आप इसको आवर्त लिख लेंगे या अनावर्त लिख लेंगे तो आप, ऐसा तो है नहीं कि 10-20 नंबर फालतू दे देगा आपको सिर्फ ये समझना है कि दशमलव या तो ऐसा होगा या फिर इस तरीके का दशमलव हो सकता है या फिर इस तरीके का दशमलव हो सकता है। चलिए इसी बात को अगर हम आगे बढ़े और इसको यहां से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखिए मैं पेन बदलता हूं पहले थोड़ा सा। ये जो है इनको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 5/10 और आप इसको काट कर क्या लिख सकते हैं 1/2। इसी तरीके से 25 का भी कुछ किया जा सकता है। बताओ किया जा सकता है कि नहीं। पॉइंट हटाएंगे और बटा 2 जीरो करेंगे और आप लिख देंगे इसको 1/4, यानी 25/100 करेंगे 1/4 आएगा, यानी आप इसको 1/2 बना सकते हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि आपके पास जब ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है तो इसको भी आप देखिए आगे चल के पढ़ेंगे हम अगले एक चैप्टर में, जिसमें आप अगर ऐसा कोई भी डिजिट रिपीट कर रहा है तो उसको आप रिपीटेशन को हटाकर आप ऊपर बार लगा देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आप 0.12 के ऊपर बार लगा सकते हैं और इस बात का यही मतलब है कि जहाँ बार लगा हुआ है जिन डिजिट्स पर, वो डिजिट्स बार बार आपके आए जा रहे हैं।
ठीक है, तो आपने ये देखा, लेकिन इसका कुछ भी आप कर नहीं पाएंगे, इस वाले डिजिट का आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जहां 2.3758 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जब कुछ कर ही नहीं पाएंगे तो आप इनको कैसे सोल्व करेंगे, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक बार फिर से यहां देखो, अब हम इनको दो अलग अलग टुकड़ों में तोड़ते हैं। कौन कौन से, देखिए ये अलग है अपना और ये वाले दोनों अलग है, ठीक है। और इनको दो अलग अलग क्यों रखा है मैंने, क्योंकि इन दोनों को आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप इन्हें आपने 0.3 किया, मान लो आपने लिखा 0.3 और इसके ऊपर बार, तो आप इसको चाहें तो 1/3 लिख सकते हैं। ये लिखना मैं अगले कुछ चैप्टर्स में समझाऊंगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मैंने ऐसा लिखा, ठीक है, तो इसका मतलब, और इसको मैंने 1/2 लिखा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनका कोई ना कोई आप भिन्न रूप बना सकते हैं, लेकिन इसका कोई भिन्न रूप नहीं बना पाएंगे आप। बनाना भी नहीं होगा, कैसे, क्योंकि पॉइंट के बाद में आपको नहीं पता कितने डिजिट्स के ऊपर कितने डिजिट्स आए जा रहे हैं बार बार, और इनफाइनाइट नंबर्स तक आए जा रहा है, तो इसका मतलब उसका कोई इलाज नहीं है आपके पास। आप जो कर सकते थे डेसिमल्स को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो वो इन दोनों टाइप को ही कर सकते थे। कौन कौन सी टाइप, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स को आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख सकते हो आप, कैन बी रिटन एज p/q फॉर्म, मतलब आप लिख सकते हो कि p/q के रूप में, p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। लेकिन इधर आप p/q के रूप में, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते आप इसको, क्योंकि आपको ये पता है कि आप वहां से डेसिमल हटा ही नहीं पाएंगे। जब डेसिमल हटा ही नहीं पाएंगे, बटा कितनी जीरो करोगे आप, आपको पता ही नहीं है, ये वाली बात कोई भी नहीं कर पाएगा, आप ही क्या। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि इसका कोई ना कोई पैटर्न रहा था, इसका भी कोई पैटर्न है। ये वाला हम पूरा एक प्रॉपर टॉपिक करेंगे जिसमें ये आपको सिखाएंगे बार सिस्टम पूरा। अभी के लिए आप ये समझिए कि इनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। तो देखिए, अब इतना बात अगर आपको समझ में आया तो मैं एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूं। रियल नंबर जो -इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, और इसमें दो तरीके के नंबर्स को शामिल कर सकते हैं, डेसिमल नंबर या फिर इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याएं या दशमलव संख्याएं। दशमलव के 3 रूप कौन कौन से, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग डेसिमल्स जो आ रहे हैं, तो इनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है उनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो इनको अगर हम आगे पढ़ें तो आगे क्या पढ़ना है, देखिए अब आपको अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दो बातें समझनी है, और वो दो बातें कौन कौन सी हैं। या तो आपने पढ़ी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं और नहीं लिख सकते। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इसका एक दूसरे तरीके से समझना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लगाए हेडिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। डेसिमल नंबर्स कैसे होगा, देखिए डेसिमल नंबर्स, और ये डेसिमल नंबर्स कैसे लिखेंगे हम, दो तरीके से इनको बांट सकते हैं। या तो हम बांट सकते हैं इनको, हमने 3 तरीके से बांटा था, अभी मैं इसको 2 बांट रहा हूँ। 2 क्यों बांट रहा हूँ, देखिए चलो मैं 2 वैसे लिख देता हूँ सेम पैटर्न पे, ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो, ठीक है। बाकी आप बात समझ गए हैं। एक तो हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, और एक आपने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये आपने पढ़ा, ठीक है। अब मैंने आपको ये कहा कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला दोनों वाला पोर्शन जो है, इनको हम कहते हैं क्या, इन दोनों को हमने कहा कि ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब इसको मैं ऐसे देख लेता हूँ एक बार,
ठीक है, इसको हम p बटा q के रूप में कैन बी रिटन इन p बाई q फॉर्म, मतलब p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जो पिछली स्लाइड पे हम देख चुके हैं। जैसे मान लो यहाँ देखोगे आप, ये लिखा हुआ p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। मैं यहाँ से एक प्लॉट तैयार कर रहा हूँ जिससे आप समझ जाएं, है ना, लिख सकते हैं। और इसको आप जो यहाँ पर जो आपके पास था, यहाँ पर कौन सा था आपके पास, वो देखिए, यहाँ पर था आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, बस ये नंबर था। तो इसको आप कैन नॉट बी रिटन एज p बाई क्यू, ठीक है, तो इसको आप ये लिख लेते हैं, कैन नॉट बी रिटन एज p बाई क्यू। ठीक है, तो इस बातों का मतलब क्या है, ये मैं बार बार इस पर फोकस क्यों कर रहा हूं, आप इसको समझिए। जब p बाई क्यू के रूप में अगर हम लिख सकते हैं इसको, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर यानी इसको हम कह सकते हैं परिमेय संख्या। और इसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। तो जब आप ये जान चुके हो कि ये अपरिमेय संख्या है, तो अब आप ये बता सकते हैं सीधे सीधे, नंबर्स विच कैन बी रिटन एज p बाई q फॉर्म कॉल्ड रैशनल नंबर, एंड नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन एज p बाई q फॉर्म कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। देखिए यहाँ पर आपको ये बताना इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो आप खुद समझेंगे कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब आप बात समझिए एक बार, आप क्या कह रहे हैं, q बराबर 0 कैसे हो सकता है, ठीक है, फिर तो क्या ही मतलब रह गया। इतना बात आपको खुद को समझना है, q बराबर नॉट 0, ये वाली बात बहुत सीधी और बेसिक थी, इसलिए मैंने यहाँ पहले नहीं लिखा, कोई बात नहीं, अभी यहाँ शामिल कर लिया है कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। देखिए बटा में 0 आया मतलब अनडिफाइंड, ठीक है, तो आप अब इसको परिभाषित नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जहाँ भी बटा में 0 आए वहाँ बचना, उस कैलकुलेशन से उसको नहीं करना है। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p बटा q के रूप में लिखे जा सकते हैं, और ऐसे संख्याएं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उनको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय। इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। इनके एग्जाम्पल्स देखिए आप, एग्जाम्पल्स क्या क्या देखेंगे, जैसे देखिए आपके पास 3/4 है नंबर, ठीक है, 2/3 है ना, और सभी पूर्णांक, ठीक है, और सभी पूर्णांक, तो जिसमें 0 है, 1 है, 5 है, 7 है, 22/7 है, ठीक है, ऐसे कुछ भी है, वो सब क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स का एग्जांपल ये हुआ कि कोई भी ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके, और कोई भी पूर्णांक, क्योंकि देखिए पूर्णांक को क्या कहते हैं हम, बटा 1 तो कर ही सकते हैं ना, बटा 1 तो कर ही सकते हैं, ठीक है, तो 0 में भी बटा 1 तो कर ही सकते हैं। तो 0 अगर एक इंटीजर है, तो सभी इंटीजर, मैं ये कहता हूँ सभी पूर्णांक भी क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो 0 भी तो एक रैशनल नंबर हो सकता है, तो कभी कंफ्यूज नहीं करना। बट अपरिमेय संख्याएं क्या क्या होती हैं, देखिए अपरिमेय संख्याएं आपके पास जितनी भी संख्याएं ऐसी जो रूट के अंदर होती हैं, मतलब जैसे एक तो अंडर रूट के अंदर वाली क्यों लेते हैं, क्योंकि अंडर रूट, जैसे मान लो अब ये अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 को आप
कभी भी अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 1.4141 ऐसे कुछ चलता ही रहेगा और ये कभी भी अंत नहीं होगा डेसिमल का, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहेगी हमेशा। तो जितनी भी संख्याएं जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकती उन सबको हम परिमेय संख्याओं में शामिल करते हैं। जैसे मान लो 2 प्लस अंडर रूट 3 भी है, तो ये देखो अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ दिया, तब भी ये क्या बनेगी, अपरिमेय संख्या बनेगी। और आप ऐसे ही ये देख सकते हो, जैसे 5 है ये, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो 7 अंडर रूट 5, ठीक है, या फिर आप समझिए एक पाई जो है, पाई भी आपकी इर्रेशनल है, ये याद रखना। जबकि मैंने यहाँ 22/7 लिखा है पाई का मान, तो वो परिमेय बोला है। देखिए पाई का मान कभी भी 22/7 नहीं होता, पाई का मान अप्रॉक्सीमेट 22/7 के आसपास होता है। इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है, 22/7 माना हुआ है, हमेशा हर चैप्टर में ऐसा मान लेते हैं, बट वो वाकई में 22/7 नहीं है। पाई एक इर्रेशनल नंबर है, याद रखिए इस बात को, ठीक है। तो अब आप ये जान चुके हैं परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में एक छोटी सी बात लेकर मैं शुरू करता हूँ। मैं जब क्वेश्चंस लेके आऊंगा, इसके जो साधारण क्वेश्चंस हैं उनमें हम समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ सुन सकते हो इस बात को कि कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय व अपरिमेय संख्याएं होती हैं। दोबारा सुनना इस बात को, कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय भी और अपरिमेय भी अनंत संख्याएं होती हैं। अगर ऐसा कभी पूछा जाए आपसे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी दो परिमेय या अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय या अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। चलिए 4 ऑप्शन से आप बता ही सकते हैं अगर उन दोनों अंकों के बीच में, हाँ, कि कौन सी परिमेय संख्या इनके बीच वाली होगी, ठीक है। तो वो आप पता कर लेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे, तो उस समय उनको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आज की इस क्लास में तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम चीजें समझना शुरू कर रहे हैं। ये बहुत एकदम कॉन्सेप्ट की ओर जा रहा है, धीरे धीरे आपको लग भी रहा होगा कि चीजें एकदम क्लियर होती जा रही हैं। आपको पता ही नहीं होगा आज से पहले, अगर आपने ठीक ठाक तरीके से अगर नहीं पढ़ा होगा, तो रैशनल नंबर है क्या। तो रैशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो उसमें भी कौन सा, जो या तो टर्मिनेटिंग है और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो उसी को कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बताया गया। अब मैं हेडिंग लगाता हूं इंटीजर की। तो देखिए आप लगाइए हेडिंग इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक। पूरा अंक जो है उसको हम पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। पूर्णांक का मतलब होता है कि पूरा अंक 1 2 5 ऐसे इस तरीके से। अब इसका अगर आपको पढ़ना है तो इसको आप दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव, ठीक है। तो मैं पॉजिटिव इंटीजर पढ़ सकता हूं, या तो मैं पढ़ सकता हूं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हम कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और नेगेटिव इंटीजर जो है वो भैया आपका है, नेगेटिव इंटीजर जो है वो है ऋणात्मक ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। इंटीजर को एक बात और समझ लेना, इसको हम z से डिनोट करते हैं, ठीक है, z से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से कभी लिखा हुआ आ जाए कि ए बी बिलोंग्स टू z, इसका मतलब ए बी एक पूर्णांक है, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर और ऋणात्मक इंटीजर। अब इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि हम कैसे इसको सीखेंगे। पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं भैया, 1 2 3 ऐसे ही चलते हुए अनंत तक जाएगा, ठीक है। लेकिन ऋणात्मक कौन से होंगे, -1 माइनस का इनफाइनाइट ऐसे चलते हुए -3 -2 -1, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक। तो देखिए अब बात समझना, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक हो गया और ये क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जा रहा है। और यहां पर माइनस के इनफाइनाइट टू कितना आ रहा है, -1 तक आ रहा है। लेकिन एक बात तो आपने शामिल ही नहीं करी, और वो क्या है, वो देखिए, वो है 0, ठीक है। वो क्या है, 0, ठीक है। जीरो इंटीजर भी बोलते हैं इसको, जीरो शून्य पूर्णांक भी बोलते हैं, या फिर इसको न्यूट्रल बोलते हैं, या उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीन पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक।
उदासीन पूर्णांक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये उदास है इसलिए नहीं, ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है, ये तटस्थ है। जैसे भारत द्वितीय विश्व युद्ध में था, उसी तरीके से यहाँ पर ये उदासीन है, ना तो ये नेगेटिव की तरफ झुकाव है ना ही ये पॉजिटिव की तरफ झुकाव है, और ये बिल्कुल एकदम इन्फ्लुएंसर की तरह काम करता है। जैसे जो भी इससे आके मिलेगा अगर गुणा होने के लिए, तो ये उसको अपने जैसा जीरो बना देगा। इतनी बात आप आगे करेंगे कैलकुलेशन में, देखिए बहुत मजा आने वाला है जीरो के साथ जब हम खेलेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि ये एक उदासीन पूर्णांक है, ठीक है। इसको एक बार दोबारा लिख देते हैं हम, यहाँ पर थोड़ा सा ये टेढ़ा लिख दिया गया, अगर आपको दिक्कत है तो, ठीक है। मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ, उदासीन, उदासीन पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक, ठीक है। तो अब अगर आपको ये बात समझ गए हो कि ये तीन तरीके के पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और उदासीन, जिसमें जीरो शामिल होता है। अब देखिए, अब यहाँ से अब अगला कॉन्सेप्ट जब शुरू करेंगे तो क्या करेंगे कि जब आपने ये कहा कि एक से लेकर अनंत तक, तो ये जो सेट बना है ना आपका, इस सेट को आप नाम देंगे एन। एन, कैपिटल एन का मतलब होता है सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। किसको, कहां से शुरू होगा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय? एक से लेकर अनंत तक, इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। मैं लिख रहा हूं यहां पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसको कहा जाता है प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो आप समझना इस बात को, अगर ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है तो यहाँ पर अगर जब आप जीरो से स्टार्ट कर देंगे, अगर इसी वाली सेट को, तो जीरो से स्टार्ट होकर ऐसे चलेगा ये ऐसे अनंत तक, तो इस वाले सेट को आप क्या बोलेंगे? W से डिनोट करेंगे, यानी होल नंबर्स, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा आपका सेट ऑफ होल नंबर्स। मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए। सेट ऑफ होल नंबर्स, set of whole numbers, set of whole numbers, set of whole numbers मतलब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ऋणात्मक को आप शामिल नहीं करें तो ठीक है। यहां तक इतना समझो आप कि अब प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं आप समझ गए हो। प्रकृति से जो संख्याएं मिली थी हमें, वो एक से लेकर अनंत तक मिली थी, ठीक है। तो एक से जीरो बहुत लेट आया था, आपको पता ही होगा, आर्यभट्ट ने इन्वेंट किया था जीरो, और उसके बाद में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज हुआ था मैथमेटिक्स में। और जैसे आपने जीरो मिला और आपकी कैलकुलेशंस जब होने लगी उसके साथ, तो आपको लगा कि अब मैथ्स पूर्ण हो गया, यानी अभी आपको जितने चाहिए थे डिजिट्स वो सारे पूरे हो गए। बस यहीं से एक कॉन्सेप्ट लिया गया और उसको बोल दिया गया कि ये सेट ऑफ होल नंबर्स है। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। पहले 10 भी ऐसे नहीं लिखते थे, 20 भी ऐसे नहीं लिखते थे। आप समझिए संस्कृत या वैदिक संस्कृत रही होगी पहले की भाषा, तो उस तरीके से ये जीरो वाला जो ये डिजाइन है ये था ही नहीं पहले, ठीक है। ये तो जब आर्यभट्ट बहुत बड़े विद्वान हुए हैं गणित के, उन्होंने दिया है और उसके बाद ही शुरू हुआ है, तो उससे पहले तो था ही नहीं है। तो आप मान के चलिए कि अगर आप इंटीजर पढ़ते हैं तो इंटीजर में आप तीन बातें पढ़ते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स आर दोज इंटीजर्स व्हिच हैज द नेगेटिव सिंबल इन फ्रंट ऑफ देम। अगर आप पॉजिटिव समझते हैं तो वहां पे सिंबल की आवश्यकता क्यों नहीं है? बिकॉज ऑलरेडी पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जब जीरो है तो जीरो एक न्यूट्रल इंटीजर कह सकते हो इसको, आप हिंदी में लिखते हैं उदासीन पूर्णांक, या जीरो इंटीजर के नाम से भी जाना जाता है। तो जीरो इंटीजर का मतलब क्या है कि ऐसे इंटीजर, ऐसे पूर्णांक जो सिर्फ जीरो यानी धनात्मक, आप ये समझिए एक ही है तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ना, तो क्या कहते हैं नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो इंटीजर बोलते हैं। फिलहाल इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो मैं एक बार पॉजिटिव इंटीजर को डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगाइए मेरे साथ, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक, या फिर आप
लिख लीजिए। चलो पॉजिटिव इंटीजर की जरूरत नहीं है, आप इंटीजर ही दोबारा लिखिए, क्योंकि ये तो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इंटीजर एक बार दोबारा लिखिए, पूर्णांक आप एक बार दोबारा लिखिए। और पूर्णांक को एक दूसरे कैटेगराइजेशन यानी दूसरी कैटेगरी में एक बार तोड़ते हैं, और वो दूसरा कैटेगरी क्या है इसका? एक है आपके पास इवन। इवन का मतलब होता है सम, और एक है आपके पास ओड। क्या है? ओड। ओड, ओड का मतलब है आपके पास विषम। क्या है भैया? विषम है। और अगर आप इवन और ओड दोनों जानते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, 2018 के बाद में यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए। तो अब आपको मैं ये चीज़ें सिखा रहा हूँ, बहुत बेसिक से आप सीखिए। सम जितनी भी संख्याएं होती हैं वो स्टार्ट उनके जो यूनिट डिजिट हैं वो हमेशा आप ये समझ सकते हैं। मैं इनको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बताऊंगा ताकि आपको कभी भी ये चीज़ की तकलीफ ही नहीं हो, कभी भी कोई डाउट ही नहीं हो। आप इसको ये समझिए, यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट जो होगा, ठीक है, मैं तो इतना ही बता देता हूँ, यूनिट डिजिट जो भी होगा वो क्या होगा? देखिए यूनिट डिजिट जो होगा वो होगा या तो 0, ठीक है, या फिर 2, या फिर 4, या फिर 6, या फिर 8। बस इनके अलावा कोई यूनिट डिजिट नहीं होना चाहिए। और इनका जो यूनिट डिजिट है, इनका जो यूनिट डिजिट है इनका, तो इनका यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए? 1, 3, 5, 7 और 9। अब देखिए 5 यूनिट डिजिट इधर हो सकते हैं, 5 इधर हो सकते हैं, इसका मतलब टोटल 10 डिजिट्स आपने यूज़ कर लिए हैं। इतनी बात अगर आप समझ गए तो दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं इसको? दूसरे तरीके से तो ये लिख सकते हैं, आपको ये पता चल ही गया होगा यहाँ पे कि अगर सर जी ये ऐसा लिख रहे हैं कि यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो सकता है या फिर ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये आपके पास है ना, सम जो नंबर होते हैं, सम संख्याएं जो होती हैं वो बेसिकली 2 से डिविजिबल होती हैं, यानी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो है ना 2k फॉर्म। ठीक है, 2k फॉर्म का मतलब 2 इंटू के का मान कुछ भी रखो आप, 2 के गुणा में जरूर होगी। ठीक है, एक ही बात है। यहां पर कह सकते हैं नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो नॉट डिविजिबल, दिख रहा है आपको, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, यानी इनका फॉर्म जो होगा वो ये फॉर्म होगा 2k प्लस माइनस 1 फॉर्म। ठीक है, यानी विषम संख्याएं 2k प्लस माइनस 1, इसका मतलब ये हुआ कि 2 से गुणा कर लो किसी भी संख्या को, उसमें 1 जोड़ दो या 1 घटा दो, तो वो हमेशा विषम संख्या मिलेगी। ठीक है, इतनी बात, ये तो सिंपल बात थी, आपको समझ आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। ठीक है, और वो थोड़ा सा आगे क्या है बातें वो समझना शुरू करते हैं। इंटीजर को हमने एक बार ऑड इवन में भी देखा, ठीक है, और आपने इंटीजर को पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे भी देखा। तो एक बार मैं पॉजिटिव इंटीजर को समझना शुरू करता हूँ। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर अगर मैं समझना चाहता हूं तो भैया पॉजिटिव इंटीजर को आप ऐसे समझिए, इसमें 2 टाइप आप बेसिकली पढ़ेंगे, और वो दोनों टाइप कौन कौन सी हैं? एक आप ये देख सकते हैं जिसको आप कह सकते हैं प्राइम नंबर, और दूसरा आप कह सकते हैं कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर का आप हिंदी में अगर आप लिखेंगे इसको तो ये होता है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्याएं। क्या होती हैं ये मैं देखता हूं, आप अभी मैं समझाता हूं आपको। भाज्य संख्याएं, ठीक है। यहां पर जो अभाज्य संख्या लिखा हुआ है, तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या है ये समझना। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। कितने? 2 गुणनखंड। कौन कौन से? एक तो देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, मतलब यहां पर इनको मैं यहां पर ऐसे दिखा रहा हूं
केवल और केवल, ये बात पर मैं फोकस कर रहा हूं, केवल और केवल, ओनली एंड ओनली, केवल दो फैक्टर, दो फैक्टर मतलब दो गुणनखंड, हिंदी में लिख देता हूं, दो गुणनखंड, दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, दो गुणनखंड। और दो गुणनखंड कौन कौन से हैं? पहला तो 1 और दूसरा स्वयं इटसेल्फ, स्वयं, स्वयं, ठीक है। जैसे 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 है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और ऐसे ही आपके पास 11 है, 13 है, ऐसे। तो अब आप किसी भी नंबर को देख लीजिए, 2 है तो 2 के दो ही फैक्टर है, कौन कौन से फैक्टर हैं भाई? 1 और 2, ठीक है, और 3 के 1 और 3, 5 के भी दो ही गुणनखंड है, 1 और 5, 7 के भी 1 और 7, 11 के भी 1 और 11, ठीक है, 13 के भी 1 और 11, ऐसे बहुत सारी अनंत संख्याओं तक अगर आप जाएंगे तो पता नहीं कितनी मिलेंगी। इसका कोई खास पैटर्न भी नहीं है, ना ही एक छोड़कर एक है, कोई सीरीज भी नहीं है, तो इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले एक बार भाज्य संख्या समझ लेते हैं। इसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, कितने? 2 से अधिक, 2 से अधिक फैक्टर होंगे इसमें, 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड, ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। तो 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब क्या होता है? 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब ये होता है कि चाहे तो एक ही गुणनखंड अधिक आ जाए उससे, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, जैसे मैं आप ये कह दूं कि एक 4 एक संख्या है, तो इसके कितने गुणनखंड होंगे? 4 के गुणनखंड कितने हो सकते हैं? 1 का भी भाग जाएगा 4 में, 2 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा, तो 1 और 4 यानी 1 और स्वयं के अलावा कोई भी अगर एक गुणनखंड भी मिल जाए तो उसको आप क्या कह देते हैं? भाज्य संख्या कह देते हैं। 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, अनंत तक कितनी भी हो सकती है। लेकिन आपने एक चीज नोट करी होगी यहाँ पर, और वो बात क्या है? वो बात ये है कि आपने 1 को शामिल नहीं करा, ठीक है। तो 1 क्या है? 1 क्या है? तो आप अब कहेंगे जी 1 जो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नॉर कंपोजिट, न तो भाज्य न तो, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, परीक्षा में एक बार पूछ लिया गया कि 1 के बारे में विचार करिए, और 4 ऑप्शन थे, मैं लेके आऊंगा देखिए क्वेश्चनों को, तब आपको समझेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। न तो भाज्य, न तो भाज्य और न ही अभाज्य, न ही अभाज्य, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक कहते हैं नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर जो होता है वो 1 होता है, यानी 1 को ना तो आप भाज्य कहेंगे ना ही आप अभाज्य कहेंगे। और भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं और 1 के अलावा अगर एक भी गुणनखंड और आ जाए तो उसको कहते हैं हम भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ यानी केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हों, और कौन कौन से हों? जैसे एक तो स्वयं खुद और एक, ठीक है। तो इस तरीके से 2, जैसे 2 है, 2 का 1 और 2 ही गुणनखंड है, उसके अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से फिर भी समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे मान लो एक 5 नंबर है, तो 5 1 गुणा 5 ही है, बताओ इसके अलावा कुछ भी है क्या? नहीं है ना। तो इनको हम क्या कहते हैं कि ये एक प्राइम नंबर है 5, इसी तरीके से 7, इसी तरीके से 11। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई, तो मैं एक बार अभाज्य संख्याओं को थोड़ा सा और समझना चाहता हूँ, इसके बाद हम शुरू करते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, एक बार इसको भी समझिए। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में कुछ बात समझनी है। अभाज्य संख्या को आप जानते हो प्राइम नंबर कहते हैं, इंग्लिश में प्राइम नंबर कहेंगे। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो है। पहली बात तो ये कि कोई भी प्राइम नंबर, देखिए सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है ना, आप ये समझिए ओनली इवन प्राइम, ओनली इवन प्राइम, ओनली इवन प्राइम का मतलब सम अभाज्य है ना, केवल
केवल सम अभाज्य, केवल सम अभाज्य संख्या जो है वो कौन सी है, सिर्फ दो ही है। ठीक है, मैंने केवल शब्द भी शायद ऐसे लिख दिया है, ओनली प्राइम, है ना, इवन प्राइम, इवन प्राइम, ओनली इवन प्राइम, सिर्फ और सिर्फ दो ही है। दो मतलब दो एक ऐसी संख्या है जो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, दो है। दो के अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। ठीक है, उसके बाद दो का भाग तो कम से कम चला ही जाएगा उसमें, आप ये जानते होंगे ये बात। दूसरा पॉइंट जो है इसमें इंपॉर्टेंट वो कौन सा है, वो देखिए, कोई भी प्राइम नंबर जो होता है, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर होगा, है ना, कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब अब आप समझ गए होंगे क्या है, अभाज्य संख्या। कोई भी प्राइम नंबर, मैं अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूँ, समझ जाना इसकी जगह। प्राइम नंबर 6k ±1 के रूप में होता है, के रूप में होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी, चलो मैं इस बात को समझा देता हूं आपको, ठीक है, लेकिन 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 कोई भी 6k ±1, 6k ±1, कोई भी 6k ±1 की फॉर्म अब प्राइम हो, अभाज्य हो, प्राइम नंबर हो, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ये वाली बात आपको समझनी है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं आपको ये बात, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल समझिए, कुछ प्राइम नंबर बता दीजिए आपको, लेकिन ये 3 से बड़ा होना चाहिए, आपको ये पता ही होगा। ठीक है, 3 से बड़ा, लेकिन इसमें आप जैसे 2 और 3 जो प्राइम नंबर हैं आपके, तो 2 और 3 जो प्राइम नंबर हैं, तो वहाँ पर आप इतना सा थोड़ा अंदाज़ा लगाना कि वो भी एक प्राइम नंबर ही है, लेकिन उनको आप छोड़ देना। अब 3 से बड़े की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली। जब आपको ये पता करना हो किसी भी प्राइम नंबर का, तो आप थोड़ा सा हिंट यहाँ से लगा सकते हैं कि 6k ±1 के रुपये है कि नहीं। तो जैसे मान लो मैंने एक प्राइम नंबर लिया, 31 लिया। ठीक है, तो 31 के ब्रेकअप क्या है, देखिए आप, 6 × 5 + 1। अगर मैंने 29 लिया तो ये देखिए 6 × 5 6 × 5 -1। ठीक है, 6 × 5 -1। ठीक है, अब आप कोई भी लीजिए। ठीक है, जैसे मान लो आपको लगता है कि 17 लेना चाहिए, तो मैं कह देता हूँ 17, 6 × 3 -1। तो आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी 6k +1 अगर ऐसा है, जैसे मान लो 55 नंबर है एक, ठीक है, एक दूसरा है, ठीक है, लेकिन जो इस वाली फॉर्म में है, अगर मान लो मैंने लिखा 55, तो ये भी क्या है, ये भी तो 6 × 9 + 1 है। तो इस बार तो ये 55, ये तो भाज्य हो रहा है, तो इसका मतलब ये प्राइम नहीं है। तो ऐसा, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा दुनिया में कोई भी नंबर जो 6k ±1 की फॉर्म में हो, तो वो प्राइम होगा 100%, ये जरूरी नहीं है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई भी प्राइम नंबर हमेशा 6k ±1 की फॉर्म में होगा। इसको आप सही से समझने की कोशिश आप करना। मैंने ये कहा है कि अगर कोई प्राइम नंबर है, किसी भी प्राइम नंबर का अगर आप चेक करेंगे, तो वो 6k ±1 होगा ही होगा वो, लेकिन 3 से बड़ी संख्या होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, इसमें 3 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन दूसरी तरफ मैं उल्टा ये बोल रहा हूं कि 6k ±1 की फॉर्म में अगर कुछ लिखा हुआ है, तो वो प्राइम हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन प्राइम हमेशा के 6k ±1 होगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आई, तो 2 बात हमने बहुत बढ़िया से समझी है प्राइम नंबर के बारे में। अब प्राइम नंबर का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन और करना चाहते हैं, और वो क्लासिफिकेशन क्या है, देखिए एक बार फिर से बोर्ड पर। प्राइम नंबर को आप लिखेंगे, अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को 2 तरीके से आप बांटेंगे। पहला पैटर्न आप बांट सकते हैं
को प्राइम को दूसरा नाम और भी है, एनसीईआरटी इसका दूसरा नाम बताती है रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। अब इनके जो नाम है वो मैं लिखना शुरू करता हूं। इसको बोलते हैं सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। और इसको बोलते हैं अपेक्षित अभाज्य संख्या। देखिए अगर 2014 का पेपर देखेंगे, हाँ 2014 के पेपर में देखेंगे मेंस में, तो आपको ये वर्ड लिखा हुआ दिखेगा जहाँ पे रिलेटिवली प्राइम शब्द यूज किया गया और हिंदी में अपेक्षित, अपेक्षित, अपेक्षित अभाज्य संख्या, अपेक्षित अभाज्य, अपेक्षित अभाज्य संख्या, ठीक है। अपेक्षित अभाज्य संख्या, ये आपका रिलेटिवली प्राइम हो गया। इसका मतलब क्या है, देखिए आप समझना, जब कोई भी दो संख्याएं हों आपके पास और उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं हो, है ना, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना, कोई भी दो संख्याओं में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भैया इनका मतलब ये हुआ कोई भी दो संख्याओं का एचसीएफ, कोई दो संख्याओं का, दो संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ कितना होना चाहिए 1। तो वो संख्याएं क्या है, वो संख्याएं होंगी आपकी को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। आप इनका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा ठीक समझ में आ जाएगा आपको। देखिए जैसे मैं आपको ये बोलूं कि 3 और 5 है, तो 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, 3 और 5 में कोई भी कॉमन नहीं है, इनका दोनों का एचसीएफ कितना है 1 है, ठीक है। मैं दूसरी डेफिनेशन बाद में लिखूंगा, पहले इससे समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको, अगर आप समझ जाते हैं तो, ठीक है। उसके बाद आप ये देख लीजिए, क्या लिख सकते हैं इसको आप, यहाँ देखिए 7 और 16 इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। और जैसे 9, 25 और जैसे आप ये भी कह सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास 9 और 35, ठीक है। तो ये सारी की सारी सहभाज्य हैं। क्यों है सहभाज्य, क्योंकि इनका कोई भी एचसीएफ एक से बड़ा नहीं है, और एक से बड़ा नहीं होने का मतलब क्या होता है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मैं इन बातों को एक दूसरे तरीके से कह सकता हूं कि अपेक्षित अभाज्य संख्या या सहभाज्य संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जिनके गुणनखंड एक से बड़े नहीं हो, यानी एक से एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो थोड़ा सा सिंथेसिस करके समझे तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर मान लो मैंने एक संख्या ली 9, तो 9 के गुणनखंड है 1 × 3 × 3, ठीक। और अगर मैंने लिखी 25, तो अब मैंने क्या लिखा 1 × 5 × 5। तो आपको मैं ये कह सकता हूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, एचसीएफ इनमें से अधिकतम कॉमन जो होगा वो लिया जाएगा, और वो अधिकतम कॉमन कौन सा है, वो अधिकतम कॉमन ये वाला है, आप देख ही रहे हो, ठीक है। एक बताइए, एक के अलावा कुछ भी कॉमन है क्या यहाँ 9 और 25 में, नहीं है। तो आप कहेंगे सर कोई भी कॉमन नहीं है, तो कोई भी अगर कॉमन नहीं है तो इसका मतलब एक कॉमन है, और एक कॉमन है तो इसका मतलब एचसीएफ एक होता है। आप इसको उल्टा भी याद करेंगे, देखिए जब एचसीएफ एलसीएम पढ़ेंगे हम, तो एचसीएफ में ये पढ़ेंगे कि कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव 1 होता है, या कभी भी कोई भी 2 या 2 से अधिक सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ भी कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि एचसीएफ अगर 1 है तो इसका मतलब वो संख्याएं क्या है, सहभाज्य हैं। इतनी बात अगर आपको आ गई तो इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है। और एक दूसरा जो इसका एक छोटा सा पॉइंट और है, वो आप और समझ लीजिए, यहीं पर समझ लो चाहे तो, ठीक है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वो, और उसको कहते हैं हम ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम का मतलब क्या होता है, ट्विन प्राइम का मतलब होता है, आप ये समझ लो, गैप कितने का होना चाहिए, सिर्फ 2 का गैप होना चाहिए। सिर्फ कितने का गैप होना चाहिए, 2 का गैप। तो वो 2 का गैप कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो 3 और 5 है, ठीक है, या फिर आपके पास 11 और 13 है। तो जब कोई ऐसी प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, ठीक है, जैसे 3 5 या 5 7, ठीक है, या फिर 11 13 या फिर 17 19, तो इनको हम हमेशा ट्विन प्राइम कहते हैं। तो इनका आप थोड़ा सा ये देख लो, ट्विन प्राइम का मतलब गैप कितना होना चाहिए,
गैप कितना होना चाहिए, दो का डिफरेंस, ठीक है, दो का डिफरेंस। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हुआ, या फिर 17-19 हुआ, 17-19, ठीक है, 17-19 है ये 19, ठीक है। तो इस तरीके को हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब जब आप प्राइम नंबर पढ़ रहे हो तो प्राइम नंबर में एक छोटी सी बात मैं आपको और समझाना चाहता हूँ। देखिए, आपके पास अगर कभी ये कहा जाए कि देखिए, आप इन नंबरों को आप देखिए, एक बार ऑब्जर्व करिए, 3, 5 और 7, क्या ये तीनों प्राइम है? अब ये तीनों प्राइम है, लेकिन इनके बारे में एक बात ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, दुनिया में मात्र और मात्र एकमात्र ये वाला पेयर है ऐसा जो 3 लगातार विषम संख्याएं अभाज्य हैं। तो मैं इस बात को याद रख सकता हूं सीधा ही, 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या, इसके अलावा दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी आपको अभाज्य संख्या, कंसेक्यूटिव 3 ऑड प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3, 5 और 7। अब इसके बारे में और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें कुछ एक मैं और बताना चाहता हूं आपको। वो इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी है? देखिए, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक 15 संख्याएं क्या होती हैं? 15 अभाज्य संख्याएं, ठीक है। 1 से 15 तक 15 अभाज्य, कितनी अभाज्य? 15 संख्या। याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है, सीधा ही पूछ लिया जाता है कई बार, इसलिए आपको ये काउंट करना हो। देखो, इनका कोई पैटर्न नहीं है, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि कभी भी प्राइम नंबर का कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि अब 7 आ गया तो 7 के बाद में प्राइम नंबर आएगी या फिर इतने गैप पे आएगी। ये कोई सीरीज भी नहीं है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब अनयूजुअल पैटर्न है। तो कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है होने के कारण आपको ये कुछ बातें याद ही रखनी है। तो आपको ये पता करना है इसके बाद 51 से 100 तक कितनी है? 51 से 100 तक आपके पास आएंगी कितनी? 10 अभाज्य, 10 अभाज्य संख्या, और यहां भी संख्या, ठीक है। तो अब 51 से 100 तक हो गया आपका, और अब मैं ये कह सकता हूं कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी होंगी? 25 हो जाएंगी, 25 हो जाएंगी। तो 1 से 100 तक अगर आप याद कर सकें इसको, तो 1 से 100 तक आप याद कर लें, कितनी हो जाएंगी? 100 कितनी हो जाएंगी? हाँ, 25 हो जाएंगी। तो ये आप थोड़ी सी छोटी सी बात याद रखना कि ये हो गई आपकी अभाज्य संख्या। और इसके अलावा एक पॉइंट आपके पास जो बचा हुआ है, वो बचा हुआ है परफेक्ट नंबर का। परफेक्ट नंबर को और मैं शामिल कर लेता हूं, और आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे इसके बाद। तो पहले आप एक बार परफेक्ट नंबर, बस ये लास्ट पॉइंट है, इसको और समझिए। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर को मतलब होता है पूर्ण, हिंदी में वापस पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? ये पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती है जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर होता है, लेकिन स्वयं को छोड़कर। मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं ये। जैसे मान लो 6 एक संख्या है, तो 6 में 1 का भाग जा सकता है, 2 का जा सकता है, 3 का जा सकता है और 6 का जा सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर 6 का जा सकता है तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि आप इस 6 को तो हटा लोगे, और इसके अलावा 1 + 2 + 3 करके देखोगे तो 6 आ रहा है, जो कि इस संख्या के बराबर है। तो इसका मतलब 6 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। इसका मतलब 6 एक पूर्ण संख्या है। अब ऐसे ही अगर आपने देखा, दूसरा एक संख्या देखा आपने, मान लो 14, तो 14 को आप चेक करते हो, 1 का भाग जाएगा 14 में, 2 का जाएगा, फिर उसके बाद में 2 के बाद में आपके पास जाएगा 7 का, और फिर उसके बाद में जाएगा आपके पास 14 का। अब आप क्या करोगे? अब आप चेक करोगे कि आप इसको हटाओ, पहले खुद को तो हटा दो, और इनका जब टोटल करते हो तो कितना बनता है? 1 +
2 प्लस 7 और ये कितना बना 10। तो इसका मतलब ये क्या था, ये अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है, ये परफेक्ट नंबर नहीं है, और ये क्या है, परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर है। ठीक है, परफेक्ट नंबर है। अब आप ये समझिए कि जब आपको ये पता चली गया तो 6 भी है, 28 मिल जाएगा फिर आपको, अगर आप चाहेंगे तो 28 आपको परफेक्ट नंबर मिल जाएगा। देखिए कैसे, 28 अगर आप करेंगे तो 28 का 1 2 3 नहीं जाएगा, 4 के बाद में 6 भी नहीं जाएगा, 7 चला जाएगा, फिर 14 चला जाएगा, और फिर इसी तरीके से आगे 28। तो मैं फिर से वापस क्या करने वाला हूँ, देखिए मैं 28 को हटा दूंगा और बाकी इन सब का टोटल करूंगा। तो ये 1 2 कितना हो गया, 3 एंड 4 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 14 ये आपका 28 हुआ, और ये भी आपका 28 हुआ। इसका मतलब ये भी क्या है, परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर है, ये भी आपका परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ एक बार मैं क्विक रिवीजन के साथ चलता हूँ। सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ना शुरू किया, और नंबर सिस्टम में हम डेसिमल सिस्टम को पढ़े। डेसिमल सिस्टम के थ्रू हमने 10 डिजिट्स पढ़े। 10 डिजिट्स कौन कौन से थे, 0 to 9, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरीके से आप भी रिविजन करने की कोशिश करना। तो चलिए मेरे साथ करते हैं रिविजन एक बार। 0 to 9 जो डिजिट्स थे हमारे, उनसे ही हमने कोई एक नंबर का निर्माण किया, और एक नंबर बना, जो भी बना नंबर, जैसे मान लो 4 5 6 7 बना, तो इसके हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पता की। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में फर्क सिर्फ इतना था कि प्लेस वैल्यू में यानी स्थानीय मान जो था, वहां हम क्या करते थे, इकाई के अंक को छोड़कर बाकी आगे के जो भी हम अंक के स्थानीय मान पता करते थे, तो उनके आगे जितने डिजिट्स राइट हैंड साइड में होते थे उतने हम 0 लगा लेते थे। और अंकीय मान यानी फेस वैल्यू में हम हमेशा अंक जितना दिख रहा है उतना ही उसका वैल्यू लेते थे। तो ये हो गया आपका स्थानीय मान और अंकीय मान। अब इस स्थानीय मान और अंकीय मान जानने के बाद आपको शुरू किया गया था कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्रित संख्या। सम्मिश्रित संख्या मतलब ये हुआ कि एक जटिल संख्या है जिसमें रियल नंबर और आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर मिली हुई है ना, उनका प्लस माइनस कुछ ना कुछ है। अब आपको मैं ये जो बताना चाह रहा था वो बात ये थी कि रियल नंबर पढ़ना है, आयोटा नहीं पढ़ना। आयोटा के बारे में सिर्फ इतना पढ़ना है, यानी इमेजिनरी काल्पनिक नंबर वो इतना ही पढ़ना है कि आप ये समझे कि i² बराबर -1 या फिर i बराबर √(-1). बस इतना समझ लीजिए अभी के लिए। जब MCQs करें तो कुछ बातें मैं आपको उस समय बताऊंगा, ठीक है, यानी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए सिर्फ उतना इंपॉर्टेंट था। रियल नंबर को पढ़ना शुरू किया तो रियल नंबर के हमारे पास दो, एक तो था डेसिमल, दूसरा था इंटीजर। तो डेसिमल क्या था और इंटीजर क्या था? डेसिमल नंबर वो थे जो इंटीजर नहीं है, मतलब जिनके आगे दशमलव यूज किया गया है कहीं ना कहीं, और दशमलव के बाद में कुछ डिजिट्स हैं वहां, तो वो डेसिमल नंबर्स हैं। और इंटीजर वो है जो पूरा पूरा अंक है, उनमें कोई भी डेसिमल का यूज नहीं है, तो उसको हम कहते हैं क्या, इंटीजर। तो अब देखिए, जब हमने डेसिमल पढ़ा तो डेसिमल में हमने 3 कैटेगरी पढ़ी। पहली पढ़ी हमने टर्मिनेटिंग नंबर, दूसरा पढ़ा हमने नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और थर्ड टाइप जो पढ़ा हमने नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो जब दो शुरू के जो टाइप पढ़े थे हमने, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, उनको हम p/q के रूप में लिख सकते थे। हेंस दोज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स एंड द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। मतलब ये वो नंबर हैं जिनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, यानी ऐसे नंबर जो हम नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी में शामिल करते हैं। जो थर्ड टाइप ऑफ डेसिमल नंबर्स की हमने यहाँ आज डिस्कस करी है, उनको हम हमेशा अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं में फर्क आपने आज जान लिया। परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल वो होते हैं जो सभी p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं, या फिर जितने भी इंटीजर हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, उन सबको हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन ऐसे जितने भी नंबर, ऐसी जितनी भी संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएं, बाहर नहीं निकल पाए, है ना, उन सब संख्याओं को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। एक पाई का छोटा सा बात था कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है, तो वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद जब परिमेय संख्या अपरिमेय हुआ तो उसके बाद में आपने शुरू किया था इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक। पूर्णांक क्या है वो समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने इतना जाना कि पूर्णांक -∞ टू +∞ सब पूर्णांक है।
पूर्णांक को हमने शुरुआत में दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला कैटेगरी था पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द अदर वन इज नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 से शुरू होकर इनफाइनाइट यानी अनंत तक था, और नेगेटिव इंटीजर माइनस अनंत से लेकर माइनस के 1 तक था। इनके अलावा हमने जो जीरो को शामिल नहीं किया तो वो जीरो था आपका न्यूट्रल या न्यूट्रल इंटीजर। इसको आप जीरो इंटीजर भी कह सकते हैं या आप इसको उदासीन इंटीजर कह सकते हैं, उदासीन पूर्णांक कह सकते हैं। अब जब आप ये जान लिए हो कि पॉजिटिव नंबर क्या है और पॉजिटिव इंटीजर क्या है और नेगेटिव क्या है, तो आप यहां से समझना शुरू करते हैं कि जब पॉजिटिव इंटीजर शुरू होता है तो 1 से शुरू होता है, यानी 1 टू इनफाइनाइट का जो सेट होता है, समुच्चय होता है, उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स का सेट, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये हमें प्रकृति से नंबर मिले थे, ऐसे आप याद रख सकते हैं इस बात को। लेकिन जीरो चूंकि बाद में किसी एक वैज्ञानिक यानी किसी एक मैथमेटिशियन के द्वारा इन्वेंट किया गया है, तो इसका मतलब आर्यभट्ट जी जो जीरो लेके आए, उसके बाद में जब जीरो को भी हमने शामिल कर लिया तो उस जीरो को शामिल करने के बाद जो सेट बनना शुरू हुआ हमारा, वो सेट है 0 टू इनफाइनाइट, यानी 0 1 2 3 4 इस तरीके से। तो इस सेट को हम होल नंबर्स का सेट कहते हैं, यानी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। जब इतनी बात आपको पता चल गई कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय और प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में फर्क क्या है, तो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में जीरो को और शामिल कर लेते हैं। इतनी बात याद रखना। ऐसे कई बार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करिए, तो याद रखना वहां पर आप जीरो से स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन 2014 के मेंस में एक बार आया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं एसएससी के। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें काफी ये थ्योरेटिकल पार्ट भी होता है, तो ये थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। इनके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल स्टडी करिए। तो इतना होने के बाद आप अगली बात जो समझना चाहते थे वो ये था ऑड एंड इवन। देखिए ऑड इवन की थ्योरम भी करेंगे हम अगले, जब हम क्वेश्चंस को लेंगे तब थोड़ा सा डीप स्टडी चलेगा ही चलेगा हमारा, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कंप्लीट मैथमेटिक्स के कोर्स को डील करूंगा। जिस तरीके से आज आपने ये डेमो क्लास देखी है, तो इसी तरीके से हर एक चैप्टर का हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे और कोई बकवास नहीं होगी यहाँ पर। आपका 1 मिनट भी हम खराब नहीं करने वाले, हम प्योर स्टडी करेंगे, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आप समझिए, जब ऑड एंड इवन की बात आई थी तो ऑड और इवन मतलब सम और विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं वे संख्याएं जिनके यूनिट डिजिट 0 0 2 4 6 8 हो, या फिर 2 के यानी 2 से गुणा हो। ऐसी सभी सम संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं जो जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। और दूसरी तरफ जो विषम संख्याएं थी आपकी, तो विषम संख्याएं वे संख्याएं थी जो 2 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखी जा सकती है, या फिर आप उन संख्याओं को कह सकते हैं कि जिनके यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 हो, उन सभी संख्याओं को हम कहेंगे ऑड नंबर्स। इतना होने के बाद आपके पास एक दूसरा कैटेगरी में आपने पॉजिटिव इंटीजर्स को बांटा, और वो था आपका आइदर नंबर्स आर कंपोजिट और प्राइम। ठीक है, तो कुछ नंबर ऐसे हैं जो कंपोजिट हैं, कुछ नंबर ऐसे हैं जो प्राइम हैं। तो प्राइम का मतलब ये था अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, यानी 2 गुणनखंड, या तो 1 या खुद स्वयं। जैसे 5 है तो 5 1 गुणा 5 ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं। यानी 5 में 1 और 5 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं दे सकते आप, तो इनको कहते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं वे सारी संख्याएं जिनमें स्वयं और 1 के अलावा कोई भी एक एक्स्ट्रा गुणनखंड मिल जाए। मतलब मैं सीधी भाषा में ये कह सकता हूं कि 2 से अधिक गुणनखंड होना जरूरी है, वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4 है तो 4 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा और 4 का भी जाएगा, तो इसलिए 3 गुणनखंड हो गए, ये भाज्य संख्या हो गई। लेकिन हमने यहां पढ़ा एक नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब ना ही तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 का सिर्फ 1 ही गुणनखंड है। तो ये बात भी याद रखना, कभी परीक्षा में पूछी जाए या कहीं पर भी आपको ये आंसर करना पड़े तो आपकी नॉलेज साउंड करनी चाहिए यहाँ पर। तो इतनी बात होने के बाद अब आपने पढ़ा कि प्राइम नंबर के कुछ पार्टीशन। प्राइम नंबर को आपने इतना भी समझा था कि प्राइम नंबर हमेशा 6 के +1 या +-1 की फॉर्म में लिखा होता है हमेशा, लेकिन 6 के +-1 की फॉर्म में लिखा हुआ कोई भी संख्या, कोई भी नंबर प्राइम हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन प्राइम हमेशा 6 के +-1 की फॉर्म में होगा यदि प्राइम नंबर 3 से बड़ा है तो, यानी 2 और 3 को इस कैटेगरी में शामिल नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास प्राइम नंबर की 2 पार्ट, और वो एक ट्विन प्राइम जिनके बीच में गैप सिर्फ 2 का हो, जैसे 11 13 है, ठीक है, 5 7 है, 3 5 है, इस तरीके से। तो उनको हम ट्विन प्राइम कहते हैं। खास इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम। ऐसे नंबर
जिनके बीच में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं हो एक के अलावा। यानी मैं ये कह सकता हूं सरल भाषा में कि जिनका HCF 1 हो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम रिलेटिवली प्राइम भी कह सकते हैं या फिर को प्राइम, या हिंदी में हम कह सकते हैं अपेक्षित अभाज्य संख्या या फिर सह अभाज्य संख्या। तो ये वाली बात आपकी यहाँ पर को प्राइम नंबर्स की हो गई। यानी को प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो कोई भी दो ऐसे अभाज्य नंबर ले लोगे तो वो ऑटोमेटिक उनका HCF 1 हो जाएगा। या फिर अगर दो अलग अलग तो भाज्य हो सकती हैं लेकिन उनका कॉमन कुछ भी नहीं मिले, जैसे आपके पास कुछ इससे पहले जो स्लाइड थी आपने, मैं आपको यहाँ दिखा दूं, वो ये है कि जैसे मान लो 9 और 25 है तो 9 और 25 में यहाँ पर एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 9 और 25 वाकई में 9 भी भाज्य है और 25 भी है, लेकिन जब एक साथ अगर इनकी बात करी जाए तो इनको हम सहअभाज्य कह सकते हैं। इसके बाद आपके पास ये आया था 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 15 होती हैं, और 1 से 100 तक होती हैं वो 25 होती हैं, 51 से 100 के बीच में देखोगे तो 10 होती हैं, और दुनिया में मात्र 3 ऐसी लगातार विषम अभाज्य संख्याएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? 3, 5 और 7। इसके अलावा कहीं पर भी ये वाला कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा नहीं। और उसके अलावा हमने एक परफेक्ट नंबर पढ़ा था। परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके सम ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, इसका मतलब ये है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, मतलब स्वयं संख्या के अलावा जो भी उसके जितने भी गुणनखंड रहे होंगे, यानी जिन जिन संख्याओं का उनमें भाग जा सकता है, उनका अगर हम सम कर दें एंड दैट सम इज इक्वल टू दैट नंबर, और उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट नंबर बोलेंगे। यानी वो परफेक्ट नंबर होगा। जैसे आपके पास एग्जांपल कितना आया? 6। तो 6 के आपने फैक्टर्स देखे, 1 2 3 ऐड किया, 6 आ गया, मतलब 6 एक परफेक्ट नंबर है। अगर ऐसे ही आपने 28 नंबर को देखा तो 28 भी एक परफेक्ट नंबर है, बट 14 का टेस्ट किया तो वो नहीं निकला। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम इसके बेसिक क्वेश्चंस उठाएंगे और उन बेसिक क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में थ्योरेटिकल पार्ट से आ रहे हैं, तो आपको अगर इस तरीके से डिटेल्ड पढ़ना है तो आप यहाँ पर एक भी छोटी से छोटी बात को छोड़िए नहीं, हर एक बात को नोट करिए। वैसे तो आपको रिटन नोट्स मिल ही जाएंगे, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप अपने नोट्स खुद बनाइए। आप अपने नोट्स खुद पेन और पेपर से बनाइए, आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी। चलिए, तो आज की क्लास में बस सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।